चलिए विक्रम जी शुरुआत करें। आज एक नई यूनिट से शुरुआत करने जा रहे हैं, समुद्र विज्ञान से। डाल लिया क्या हेडिंग? हेडिंग तो डाल लिया लेकिन लिखे नहीं कुछ भी। देखिए एक बार कुछ जानकारियां बेसिक रूप से कुछ बात कर रहे हैं, पहले टॉपिक बाद में लिखना है। आपसे कई बार चर्चा की थी कि एक बार चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा कर नहीं पाए, तो आज उस चर्चा को करते हैं पहले। और इसके बारे में जो चर्चा अपन 15-20 मिनट की रख रहे हैं, इस चर्चा से कोई प्रश्न नहीं आएगा, समझ रहे हैं? इसका मतलब ये प्रश्न वाली चर्चा नहीं है, ये कुछ मस्तिष्क की है, समझने की है। केवल अपने को समझना है, देखना है अपन क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना चाहिए। आज भी मैं 2-4 मिनट लेट आया हूं तो एक अनुभव लेके आया हूं। आज भी एक विद्यार्थी 2018 की बैच के आया, तो उस विद्यार्थी ने बताया कि साहब मेरे सब्जेक्ट में जो सेकंड पेपर में 109% सही थे, लेकिन फर्स्ट पेपर में केवल 18% सही थे। और उसको इतना डर लग रहा है अब 40% का जो न्यूनतम अहर्ता करने जा रहे हैं, चल रही है ना चर्चाएं। अभी ये पता नहीं है कि वो अलग अलग पेपर में करेंगे, एक दोनों पेपर को मिला के करेंगे, ये चीजें तो अभी अपने को स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि निश्चित रूप से 40% जरूर करेंगे। कम से कम 40% अंक हो, उसी को स्कूल व्याख्याता बनाया जाए, जिससे वो रिजल्ट भी दे सके। रिजल्ट मांगते हैं ना, जिसको भी किसी रूप में या कोई लाभ मिला, विडो कैटेगरी के रूप में, एक्स सर्विसमैन के रूप में, तो आपने देखा कट ऑफ बहुत कम भी गई थी। पिछली बार आपने ध्यान दिया हो तो माइनस में भी गई थी। अब जब माइनस में कट ऑफ जाहिर उससे रिजल्ट मांगे सरकार, तो देखो ठीक तो नहीं है भाई। कुछ भी यदि कर आए तब भी उसको कुछ अंक तो आए जाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि एक न्यूनतम गुणवत्ता तो तय की जाए, अब 40% अंक हो, ठीक है। तो उस दृष्टि से उसने कहा कहीं ऐसा नहीं हो मेरे साथ ये स्थिति हो जाए, क्योंकि अब उसको डर लग रहा है और उसको अब समझ में आ रहा है। कई बार क्या है कि विद्यार्थी सबक लेके समझता है। मैं तो पहले दिन से कहता हूं कि भाई केवल भूगोल से सिलेक्शन नहीं होगा, कोई गलतफहमी और केवल भूगोल से ही पढ़ने से पार पड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। भूगोल के जो अपन देखते 120 ही तो प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? बल्कि आप देखते हो 30 प्रश्न मनोविज्ञान के भी हैं और 75 प्रश्न फर्स्ट पेपर के भी हैं। और उन दोनों को मिलाते हैं तो 105 प्रश्न हैं, उनका भी अपने आप में विशेष महत्व है। लेकिन कई बार विद्यार्थी भूगोल में ही बन जाता है, उसको लगता है कि जब से मैं आया हूं तब से ही भूगोल का युग शुरू हुआ है, इससे पहले भूगोल नहीं रहा है। तो भूगोल की अच्छी तैयारी हो सकती है, जबकि स्कूल व्याख्याता की तैयारी जो अपन कहीं बिगड़ जाती है। तो उस चीज पे आप जरूर ध्यान रखें, और उसी के लिए मैं आपके लिए एक समग्र 15 मिनट की ये रखी है। और आपसे ये चर्चा मैं कर भी नहीं पाया था। बेसिक खुले मस्तिष्क से इस चीज को समझें आप। ये खुला सेशन है आपके लिए, सभी को चाहिए है? ये प्रश्न तो पूछने का तो नहीं है, लेकिन अपन जीवन में देखते हैं कई बार तो ऐसे देखते हैं कि काम क्या कर रहा है, फिर भी पूछ लेते हैं क्या कर रहा है, पूछ लेते हैं ना। सामान्य तौर पे हल्का फटा नोट भी हो तो दुकानदार से पूछे चल जाएगा क्या? यदि दुकानदार ये कह दे कि ये तू अंतिम व्यक्ति है, तेरे से आगे ये नोट नहीं चलेगा, तो लेगा क्या? लेकिन फिर भी पूछ लेगा चल जाएगा क्या, और वो क्या कहेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। वो ऐसा कहता है ना, अगर ये तो दौड़ेगा, चलेगा ही नहीं।
तो मैं यही पूछा आपसे, सफलता चाहिए कि आपने कहा हाँ ये तो चाहिए, ये तो पूछने कोई बात ही नहीं है। क्या सफलता के लिए कीमतें चुकाने के लिए भी तैयार हैं? दूसरा महत्वपूर्ण बात तो ये है, बाहर रिक्शे वाले से पूछो कार चाहिए, कहेगा ले आओ, तुरंत कहेगा, लेकिन कार के लिए जैसा काम भी करना पड़ेगा। तो इस सफलता का भी प्रोसेस है। ये कोई फूलों का हार नहीं है जो लाके गले में डाल दिया कि ले चलो मैं आ गई। सफलता ऐसी नहीं है, इसका एक निर्धारित प्रोसेस है, लेकिन एक सिंपल रास्ता है। कई बार विद्यार्थी सफलता को इतना कठिन भी बना लेता है कि उसको लगता है ये तो कठिन ही नहीं, ये तो नामुमकिन है, उसको ऐसा महसूस होने लगता है। और कई बार ऐसा लगता है इसको तो अभी कर दूंगा, मैं चुटकियों में कर दूंगा, इतना सरल भी समझ लेता है। ऐसा नहीं है, एक सिंपल प्रोसेस है, एक रास्ता है। यदि अपन उस रास्ते को फॉलो करें तो अपन भी सफल हो सकते हैं। जितने भी पुराने साथी हैं, कोई विद्यार्थी रहे हैं जिनके आप संपर्क में रहे हो, उनसे भी आप पूछेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। एक सिंपल तरीका है और इसका अनुसरण किया जाए तो सफल हुआ जा सकता है। और इस सफलता के 100% यदि इस पैमाने को देखें तो इसके 2 पार्ट हैं। ये जो बातें मैं आपसे करने जा रहा हूं ये 100% आप पे लागू नहीं होती है। आपकी परिस्थितियां अलग हैं, मेरी परिस्थितियां अलग हैं, एक्स विद्यार्थी की अलग हैं, सभी विद्यार्थियों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। तो ये जो बातें ये भी सबके लिए बराबर लागू नहीं होती है। लेकिन यदि आपके मस्तिष्क में एक क्लिक करे, एक लगे कि हाँ ये करना चाहिए, इससे करने से मेरे को लाभ मिल सकता है, तो उसको अपनाना चाहिए। देखिए ये 2 पार्ट की अपने एक पार्ट है जो आपके सामने है, मेहनत, वर्क। और यदि देखा जाए तो इस वर्क का जो योगदान है उस 100% सफलता में कितना है? 80% योगदान है। और खास बात है इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई विकल्प भी, ये तो करना ही होगा। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। मैं कहता हूं आप सभी सफल हो, लेकिन मेहनत करके सफल हो। और वास्तव में आप जिस दिन सफल होंगे, मैं मानता हूं आप जिस दिन सफल होंगे उस दिन स्कूल व्याख्याता बन जाएंगे तो ही सफल होंगे। यदि असफल होते हैं तो मैं मानता हूं कहीं न कहीं किसी न किसी प्लानिंग के स्तर पे या तैयारी के स्तर पे अपनी खामी रही है। परीक्षाएं आती रही हैं, पुराने पैटर्न में भी देखें, कभी 3 साल में परीक्षा हुई है, कभी 4 साल में परीक्षाएं हुई हैं, उनसे कोई संबंध नहीं है। विद्यार्थी के प्रश्न रहते हैं कि साहब भर्ती कब आएगी, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये रहता है सब पद कितने आएंगे, और तीसरा प्रश्न ये रहता है कि सब परीक्षा कब होगी। जबकि ये तीनों प्रश्न न आपके बस में है न मेरे बस में है। आपके बस में पढ़ना है और मेरे बस में पढ़ाना है, इसके अलावा नहीं है। कितने पद आएंगे अपने को नहीं पता, कब भर्ती आएगी ये अपने को नहीं पता, और कब परीक्षा होगी ये भी अपने को नहीं पता। लेकिन जिस दिन जब ये भर्ती आएगी और इस भर्ती का जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन अपना क्या होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप तो उसी दिन के लिए तैयार रहें। तो उन 3 बातों के ऊपर आप बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दें। कई बार विद्यार्थी कह देते हैं सब पद कितने आएंगे आपके अनुमान से, मतलब मेरे मुंह से कहलवाना चाहता है। यदि मैं कह दूंगा तो उसको लग जाएगा कि ये इतना हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जानकारी आपके पास आएगी वही जानकारी मेरे पास आएगी। तो इसका कोई विकल्प नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। और कोई अच्छा कार्य है तो एडी से चोटी तक का पसीना बहाना ही पड़ेगा, वर्क तो करना ही होगा। दूसरा पार्ट है बी, रणनीति, स्ट्रैटेजी। इसका भी योगदान है, लेकिन कितना योगदान है? 20%। स्ट्रैटेजी क्या होती है, रणनीति क्या होती है? क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं पढ़ा जाए, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, कौन सा गुड मटेरियल है,
किस तरीके से कम प्रश्न गलत हों, अंतिम समय तक आपका आत्मविश्वास बना रहे, परीक्षा देने जाएं उस दिन आपको ऐसा लगे कि मैं इस पद के योग्य हूं और मेरा इसका चयन होना चाहिए। ये सारे पार्ट हैं जो आपकी रणनीति का हिस्सा है। किस रूप में आप उसको पढ़ते हो, आप किताब से ही पढ़ रहे हो, हस्तलिखित नोट्स बना रहे हो, कैसे बार बार उसको रिवाइज कर पा रहे हो, कितनी प्रैक्टिस की आपने, कितने आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को निकाला है, कितने आपने टेस्ट सीरीज को फॉलो किया है, क्या टेस्ट सीरीज में देखा कि गलतियां कहाँ हुई, क्या आपने उनको सुधारा है। आज पहले दिन आपने टेस्ट दिया तो पता चला 100 में से 10 प्रश्न गलत हो रहे हैं, और आप अंतिम समय तक जब दिया तब भी पता चला कि आपके 10 ही गलत हो रहे हैं। इसका मतलब आपने अपना इवैल्यूएशन नहीं किया, गलती कहां हो रही है। कम प्रश्नों को कैसे किया जा सकता है, गलत होने वालों की संख्या को कैसे कम किया जा सकता है। तो ये सारा जो पार्ट है ये रणनीति का पार्ट है, स्ट्रेटजी का पार्ट है। आज का जो समय, वर्तमान का जो समय है, ये वर्क के साथ भी एक शब्द और भी लगा दिया है मैंने आपके सामने, हार्ड वर्क, कठोर मेहनत। कोई विद्यार्थी यदि शुरू करता है तैयारी स्कूल व्याख्याता के लिए, कम से कम स्कूल व्याख्याता का जो पाठ्यक्रम है, इसके लिए उसके पास बिल्कुल नया विद्यार्थी है तो उसको 6 माह न्यूनतम समय चाहिए। कई बार वो देखता है कई महीने पड़े हैं, महीने नहीं है। वास्तव में यदि आपको तैयारी करनी है और आपको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना है तो आपके पास 6 मंथ होने चाहिए। लेकिन जब जितना समय रहता है परीक्षा के अनुसार प्लानिंग वैसे ही बनाते हैं। लेकिन आज भर्ती नहीं आई है और जिन विद्यार्थी जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए कम से कम 6 महीने हों। 3 से 3.5 महीने किसी गाइड या मेंटर टीचर से पढ़े और उसके बाद कम से कम 2 से 3 बार उन चीजों को रिवाइज करें अच्छे ढंग से, और उनकी टेस्ट सीरीज दें जिससे पता चले कितनी तैयारी हुई है। और उसके लिए 5 से 6 महीने का समय चाहिए ही, और इतना समय आपके पास है। वर्तमान का जो आरपीएससी का जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा समय का है नहीं, ये ध्यान रखें। आप जो देख रहे हैं मुश्किल से 4, 5, 6 महीने मिल रहे हैं और उसमें एग्जाम हो जाता है। तो मैं आपके सामने कहा था वर्क की जगह भी एक शब्द और जोड़ दिया, हार्ड वर्क। वर्क और हार्ड वर्क में फर्क क्या है? जब आपका मन करे आप पढ़ रहे हैं, जब आपका मन नहीं करे आपने पढ़ना बंद कर दिया, ये तो है केवल वर्क। मन करे तो करें, मन ना करे तो। और हार्ड वर्क क्या है? किसी भी कार्य को करते करते जब आपका शरीर थक जाए, मन ऊब जाए, उसके बाद भी उसी शिद्दत के साथ, उसी जुनून के साथ उस कार्य को करते रहना, दैट्स ऑल हार्ड वर्क। आपका मन खूब पढ़ लिए, खूब पढ़ने के बाद थक भी गए, लेकिन फिर भी आपके अंदर कोई ऐसी आग लगी हुई है कि नहीं मेरे को करना ही है इसको, यानी आप में कोई विशेष जुनून है। ये जुनून ही अपन कहीं कौन सा वर्क है? हार्ड वर्क। ऐसा करते हैं क्या? रात को सोए, सोते समय अलार्म भरी सुबह की 4 बजे की। अलार्म को तो बजना ही था, वो तो मशीन है। 4 बजे जब अलार्म बजी तो आपने देखा अलार्म बजी, लेकिन जैसे ही हाथ निकाला तो बहुत ठंड थी, तो अलार्म को बंद किया और हाथ को अंदर ले लिया, कुछ रहने दे। और कोई देखने वाला भी है भी नहीं। लेकिन यदि आप में शिद्दत है, जुनून है, कुछ कर गुजरने की आपकी यदि तमन्ना है, तो आप उस अलार्म के साथ ही खड़े हो जाएं। और मैं मानता हूं जो जयपुर में विद्यार्थी आता है, अपने माता पिता की पुण्य कमाई का पैसा आके खर्च करता है, उसने अपना विशेष समय दिया है, निश्चित रूप से वो हार्ड वर्क तो करता ही है। हो सकता है 2-4 नहीं करते हों, और 2-4 नहीं करते हैं तो उनको गिना नहीं जाता है, ठीक है।
लेकिन जो आ रहा है निश्चित रूप से जो पोस्ट ग्रेजुएट है, अच्छे ढंग से समझदार है, उसको अपना जीवन भी समझ में आ रहा है कि क्या करना है, वो निश्चित रूप से हार्ड वर्क तो करता ही है। जयपुर आ रहा है वो निश्चित रूप से हार्ड वर्क कर रहा है। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं निश्चित रूप से, है? धीरे बोल रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, करना पड़ेगा। यदि नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दें। और ये हार्ड वर्क मैं कहूं कि आप 24 घंटे में, क्योंकि जयपुर में आए वो केवल पढ़ने के लिए आया हुआ है, उसके पास और कोई काम नहीं है। जो जयपुर आया उसको लगभग ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 घंटे पढ़ सकता है वो। कोई विद्यार्थी अधिकतम हो सकता है 12 से 14 घंटे भी पढ़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। 24 घंटे की कैलकुलेशन करें तो इतना ही समय निकलता है, इससे ज्यादा नहीं है। ये 24 घंटे का खूब अच्छे ढंग से मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है। 6 घंटे तो आपको सोना भी है, 6 से 7 घंटे कोई हो सकता है 7 घंटे सो रहा है, 6-7 घंटे सोता भी है। सुबह उठता है, जो नियमित क्रियाएं करने के बाद घंटे आध घंटे पेपर भी पढ़ता है। शाम को मित्रों के साथ बैठ के चाय भी पीता है, तो थोड़ा बहुत उसको अतिरिक्त समय भी चाहिए। तो उस समय को जब आप निकाल देते, इतना ही समय बचता है जो अपन के 10 से और मैक्सिमम कितने घंटे तक, 14 घंटे। हर विद्यार्थी की जो स्थिति अलग अलग है, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, कोई 12 घंटे पढ़ रहा है, कोई 14 घंटे भी पढ़ सकता है। हाँ, परीक्षा के पास आके तो ये आप कर ही सकते हैं, परीक्षा के 1 महीने पहले इस वाले पाठ को, जब परीक्षा से 1 महीने पहले। उसका कारण है कि उस समय अपन और भी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन आज भी आप एवरेज रूप से, जो मैं कह रहा हूं, जो 12 से 14 घंटे महीने में 2-4 दिन उसको कुछ काम भी हो जाएगा, कभी तनाव भी आ जाएगा, कभी कोई विवाह शादी में भी चला जाएगा, तो 2-4 दिन निकालने के बाद इतना ही समय बचता है आपके पास, 10 से 12 घंटे। और यदि ये 10 से 12 घंटे पढ़ रहा है तो ये हार्ड वर्क कर ही रहा है। और हार्ड वर्क जब ही हो सकता है जब आपकी विल पावर मजबूत हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो। आपकी इच्छा शक्ति कैसी हो? मजबूत इच्छा शक्ति हो। पुराने इतिहास से भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, महाराणा प्रताप लंबे समय तक युद्ध लड़ते रहे, जंगलों में भटकते रहे, लेकिन उनकी विल पावर क्या थी? उस कार्य के प्रति बहुत मजबूत थी, वो डिगे नहीं अंतिम समय तक। तो महाराणा प्रताप को अंतिम समय तक भी युद्ध में बनाए रखने के लिए क्या थी? उनकी विल पावर ही थी। और जिसकी विल पावर मजबूत है वो ही ये वर्क कर सकता है, अन्यथा ये वर्क भी नहीं हो सकता है। तो पहला तो आप दृढ़ निश्चय कर लें और ये मान लें कि इस बार जो भर्ती में अपन आए हैं और ये जो भर्ती है यही अपनी भर्ती है, अगली भर्ती का अपन इंतजार नहीं करेंगे। कई बार विद्यार्थी क्या है कि आप वाले स्तर की जो स्थिति है, मैं उसमें रहा हुआ हूं, मैं अच्छे ढंग से समझ सकता हूं। विद्यार्थियों को लगता है कि पैसा खर्च होता है। मैं कहता हूं आपके लिए पैसा मायने नहीं है, आपके लिए समय मायने है और आपके लिए ये अवसर मायने है। ये जो भर्ती का अवसर है ना, जैसे ये भर्ती आ रही है, अब इस वर्ष, इसके बाद अगली भर्ती आएगी, तब तक आपके जीवन में बहुत से बदलाव हो जाएंगे। आप में से देखना, बहुत से लोगों का जीवन बदल जाएगा, बहुत से कुछ न कुछ अन्य कामों की तरफ चले जाएंगे यदि सिलेक्शन नहीं होगा तो। और ये जो समय दे रहे हैं ना, सबसे बड़ा है समय इन्वेस्ट। विद्यार्थियों को लगता है कि उसका पैसा खर्च हो रहा है, पैसा नहीं, पैसे से ज्यादा उसका समय है, उसका जीवन है। अगली भर्ती तक उसका जीवन बदल चुका होगा, बहुत सी चीजें जिन परिस्थितियों का वो सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आप उस वाले पार्ट पे बिल्कुल नहीं जाएं, पैसे वाले पार्ट पे। ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। और अभी तो आप ये मान लें, जब नौकरी नहीं लगे हैं तो आप पैसे भी नहीं, ये भी माँ बाप के ही पैसे हैं। पैसे तो उन्हीं के हैं, आपके हैं भाई, वो घर वाले तो दे रहे हैं, वो भी आशा लगाए हुए हैं। और मैं आपके सामने, यदि ये दृढ़ इच्छा शक्ति है और आपकी विल पावर मजबूत है और आप रोजाना 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी आपको लगे कि आपका चयन नहीं हुआ हो, तो इसका मतलब कोई और कारण है। ये कार्य आपने किया। और आप पुराने विद्यार्थियों को चेक करना,
बहुत से विद्यार्थी आपने खूब नजदीकी से देखा कि 10-12 घंटे पढ़ रहा था, उसके बाद भी उसका चयन नहीं हुआ। और आपने बहुत नजदीकी से देखा है, फिर शुरुआत होती है क्यों नहीं हुआ, फिर बात आती है भाग्य में नहीं थी। पहला प्रश्न तो क्या आता है, इसके भाग्य में ही नहीं था। अब भाग्य न तो आपने आज तक समझ पाए हो न मैं समझ पाया हूं। अब भाग्य का पाठ कौन सा है, और यदि समझने का भी प्रयास करेंगे तो अंतिम समय तक उलझे रहेंगे पाएंगे कि भाग्य कौन सा पार्ट है। या फिर देखा ये जो एग्जाम था ना, ये 2020 में 7 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था? 7 जनवरी 2019 में हुआ था, 20 में हुआ था? 20 में ही हुआ था। और ये 7 जनवरी 2020 यानी 7/1/2020 इस दिन का जो अखबार में जो राशिफल था वो ठीक नहीं था। भाई राशिफल देखते हैं ना, या जो देखते हैं कि इन अंकों का जोड़ उसकी राशि में फिट नहीं बैठ रहा था। अब परीक्षा तो उस दिन होनी थी, वो वार उसके लिए शुभ नहीं था। ये बातें शुरुआत होती है। ये जो अपन के जो कैलेंडर है, हर वर्ष जो अपन के वर्ष तो बदलते रहते हैं। किसी विद्वान ने कहा है कैलेंडर बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते खुद के बदलने से। जब तक आप खुद नहीं बदलोगे अपने आप को, तब तक ये वर्ष आते रहेंगे जाते रहेंगे, इनसे कोई फर्क नहीं होगा। तो जो अपने का जो विद्यार्थी 10-12 घंटे पढ़ने के बाद भी जिसका चयन नहीं हुआ, उसने यही देखा कि शायद मेरे भाग्य में नहीं था, या मेरे ये अंकों का जोड़ ठीक ठीक बैठ नहीं रहा था, खूब मेहनत भी की, उसके बाद भी उसका नहीं हुआ। और खास बात, जब नहीं होता है तो पड़ोसी सबसे पहले पूछता है बेटा या बिटिया का क्या हुआ। पूछेगा पड़ोसी, तो उसको पता चल जाएगा जब पूछेगा। आपसे सबसे अच्छे जो भाई मोटिवेटर होते हैं वो आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपको पढ़ाने वाला टीचर आपका गाइड हो सकता है, इससे आगे नहीं। जो भाई मोटिवेटर है वो इतने ही है। इससे अलग तो फिर ये देखेंगे कुछ थोड़ा बहुत सफल हो जाए, लेकिन कम ही हो, ज्यादा नहीं हो, कहीं हमसे ज्यादा ऊपर नहीं चला जाए। रिश्तेदारियों तक भी देखेंगे तो भी नहीं है, आप ध्यान से अच्छे ढंग से देखेंगे तो। लेकिन जब पड़ोसी पूछता है तो घर वाले यही कहते हैं कि बेटा और बेटी का नहीं हुआ, तो पड़ोसी कहता है हमें तो पता था आप उसका नहीं होगा, लेकिन हमने तो आपको दुखी नहीं हो इसलिए कहा नहीं किसका होगा नहीं। सारे दिन तो फोन पे लगा रहता था, आज के दिन फोन तो वैसे ही है। मेरा तो केवल आप बहुत ही समझदार हो, आपका मानसिक लेवल बहुत ही उच्च है, शायद इस कहने से आप समझ गए होंगे अब मोबाइल का प्रयोग एक लिमिट है, समझ गए होंगे आप भी। मेरा केवल इतना इंडिकेशन है कहने का, अपने को जरूरत है उसकी, लेकिन उसका एक अपने को जरूरत के हिसाब से ही है। लेकिन जब यदि सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन हो जाएगा तो पड़ोसी नहीं पूछेगा, फिर घर वाले बताएंगे हमारे बेटा या बेटी का सिलेक्शन हो गया है। वो कहेगा तो होना ही था, रोजाना इतने घंटे पढ़ रहा था। देखो दुनिया में आज तक जितने भी काम हुए हैं, हर काम में रिएक्शन हुआ है। बहुत से लोग इसलिए काम नहीं करते हैं, उनको रिएक्शन से डर लगता है। बहुत से इसलिए तैयारी के नाम से डरते हैं कि जवाब क्या देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जीवन में कैसे से कैसा काम कर ले, फिर भी आपको ये लगेगा मैं खूब अच्छा काम कर रहा हूं, फिर भी कमियां निकाल रही हैं। देखा है जीवन में, आप ग्राम पंचायत का सरपंच खूब काम करता है आपके नजर में, फिर भी लगता है कुछ ना कुछ लोग पीछे लगी जाते हैं, लगते हैं कि नहीं है। तो उन बातों को अपने को नहीं देखना। ये कहेंगे सिलेक्शन नहीं होगा तो सभी कहेंगे, सिलेक्शन होगा तो पक्ष में कहेंगे, तो रिएक्शन के लिए पहले ही तैयार रहें। मैंने आपको एक बार उदाहरण भी दिया था, जीवन में जितनी भी घटनाएं हैं सब घटनाएं किसी न किसी रिएक्शन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आदमी उन रिएक्शन के डर से कार्य को करता नहीं है। और वास्तव में डर क्या है?
जो होता नहीं है। लगता है जबकि वो होता नहीं है। जैसे डर किसका लगेगा, अब आप में से कोई आया कि मैं फेल नहीं हो जाऊं, यही तो डर है। लेकिन आज फेल कोई हुए हो? आज तो फेल नहीं है, लेकिन डर क्या लग रहा है? फेल नहीं हो जाऊं। बल्कि जिनको भी डर लग रहा है उनमें से ही आप में से पास भी होंगे। तो जो चीज नहीं है वो होना, ऐसा लगना, वो इसका डर है। कहते हैं कि विश्व में जब पहली बार इंजन की जब नौका का निर्माण हुआ था, इससे पहले आपने देखा हो नौका हाथों से पानी निकालना होता है, जिसको कहते हैं पाल वाली नौका, पाल वाले जहाज भी कहते हैं। लेकिन जब पहली बार इंजन की नौका बनी, और जब कोई पहली बार इस नौका को बना रहा था कि ये ऐसी नौका बनाएंगे जो अपने आप ही चलेगी, तो जो उसके पास से गुजर रहे थे, आप जैसे मेरे जैसे कोई साधारण व्यक्ति, तो उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो? उनका ऐसी नौका बना रहा हूं जो अपने आप ही चलेगी। उनका आज तक नहीं देखी, आज तक नहीं चली, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, दिमाग खिसक गया है इसका, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। लेकिन वो अपने कार्य में लगा हुआ था जैसे आज आप लगे हुए हो, और वो अपने कार्य को करता रहा नियमित रूप से। जब वो नौका तैयार हुई और उसको ले जाके समुद्र में उतारा, तो सभी जो आम जनता थी उसका यही कहना था, आज तक नहीं चली, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और उसने जैसे इंजन को स्टार्ट किया, नौका तेजी से दौड़ने लगी। तो सभी ने देखा कि नौका तो दौड़ने लग गई। तो सारी पब्लिक ने एक ही कहा, चल तो गई लेकिन अब रुकेगी नहीं। रिएक्शन आया। पहले रिएक्शन क्या था? काम शुरू किया, चलेगी नहीं, चल गई तो फिर रिएक्शन आ गया। कभी आप ये समझ रहे हो कि तैयारी करने आ गए तो ये रिएक्शन आने तक ही सीमित था, अभी तो और रिएक्शन आने हैं। और जब आपकी नौकरी आ जाएगी, आप नौकरी लग जाएंगे, आप जब सफल होंगे, और उसके बाद भी आपके सामने बहुत रिएक्शन आएंगे। तो जीवन में ऐसे कोई काम नहीं है जिनके अंदर कोई न कोई रिएक्शन नहीं हुआ हो, इनके लिए पहले ही तैयार रहे। तो ये कार्य तो अपन कर सकते हैं, हार्डवर्क, ये अपने ऊपर निर्भरता है। अरे अपने को करना ही है, इसका कोई विकल्प नहीं है, हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। अब मैं दूसरे पार्ट की बात करता हूं कि जो विद्यार्थी 10-12 घंटे पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, और जिसको ये कहा कि इसके भाग्य में नहीं था या क्या कारण रहा, इसके तो भाग्य में लिखा ही नहीं, तो उसके लिए मैं एक दूसरे पार्ट की बात कर रहा हूं, जिसकी अपन बात कर रहे हैं रणनीति। और आज मैं केवल उस पार्ट की बात कर रहा हूं कि अपने को पढ़ना क्या है, और आप भी तय करें आप पढ़ते क्या हो। और यह भी ध्यान रखना है कि अपने को आगे पढ़ना भी क्या है। किसके लिए? स्कूल व्याख्याता के लिए अपन बात कर रहे हैं। देखिए, इसका जो पार्ट है पढ़ने का वो ये है। यदि आप इस ट्राइंगल की भूमिका को समझ जाएंगे तो शायद मैं समझता हूं कि आप पढ़ने में गलती नहीं करेंगे। ये मैं आपके सामने एक उदाहरण रखा कि ये कोई पेपर है आपका, उसमें केवल 100 प्रश्न हैं। 100 प्रश्न का एग्जाम्पल के ऊपर आपके सामने मैंने रखा है। और यदि आप चाहें तो भूगोल के लिख दे 120 प्रश्न हैं, अपने भूगोल विषय के ही 120 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में जब आप देखेंगे, जो ये त्रिभुज का जो सबसे बड़ा जो बेस है, इस वाले पार्ट में जब लगभग देखेंगे 120 में से, तो आप 65 से 70 प्रश्न आपको इस स्तर के मिलेंगे। और ये कौन सा पार्ट है? प्रतिदिन रोजाना यदि आप इसको 3 से 4 घंटे पढ़ें, प्रतिदिन 3 से 4 घंटे, और लगातार 3 से 3.5 महीने अध्ययन करें, तो आपका ये पाठ तैयार हो सकता है। और ये पाठ कौन सा है? ये कक्षा 11 और 12 की पुस्तकें हैं।
कक्षा 11 और 12 की जो अपनी पुस्तकें जो अब आरबीएसई में भी चल रही हैं और अब वही एनसीईआरटी हैं। बहुत कंफ्यूजन है विद्यार्थियों में कि आरबीएसई की लें एनसीईआरटी की लें। इस वर्ष जो पुस्तकें हैं जो आरबीएसई में चल रही हैं राजस्थान बोर्ड में, वो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं और उन्हीं को पढ़ना है। और ये प्रश्न आप स्वयं तैयार कर सकते हो, कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। कहीं आपके मस्तिष्क में ऐसा हो कोचिंग सिलेक्शन का आधार है, ऐसा कोई मायना नहीं है। एक्स कोचिंग में यदि आपने एडमिशन ले लिया तो उसमें हो जाएगा और वाई में ले लिया तो नहीं होगा, ऐसा कोई आधार नहीं है। बहुत सी चीजें आप पे स्वयं पे निर्भरता है। तो ये आप स्वयं भी तैयार कर सकते हैं। कक्षा 11 और 12 की जिसने नहीं ली हो तो खरीद लें, ये पुस्तक अवश्य पढ़नी है। ऑनलाइन वाले भी सभी सुन रहे होंगे, जितने भी विद्यार्थी हैं, मैंने बार बार चर्चा की है, सभी ध्यान रखें। कक्षा 11 और 12 की पुस्तकें पढ़नी है। एक शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, मस्ट। इंग्लिश में आता है मस्ट, कहां प्रयोग होता है? बहुत ही जरूरी, इसके बगैर काम चलने वाला नहीं है। स्कूल व्याख्याता बनना है तो कक्षा 11-12 की पुस्तक को कम से कम 3 बार पढ़ना है। कम से कम कितनी बार? 3 बार तो आपको पढ़ना ही है। उससे ज्यादा पढ़ते हो तो आपकी क्षमताएं हैं, लेकिन न्यूनतम है 3 बार। फिर देखिए इससे ऊपर का जो पार्ट है, यहां जब आप देखेंगे जो प्रश्नों की संख्या है वो लगभग इससे आधे के आसपास बन जाती है। लगभग आप देखें तो यहां 40 से 45 प्रश्न के आसपास हो जाते हैं इस वाले पार्ट में। कई अपन के 40 भी हो जाएं, 65 से जहां 70 कहा है उससे आप देखें तो प्रश्नों की कम संख्या है, लेकिन ये जो टाइम है, जो समय है, ये यहां दुगना लगता है। दुगना कितना? कम से कम 6 से 8 घंटे। ये मैंने इसलिए कहा है कि कोई विद्यार्थी ऐसा भी है कुछ सामग्री को 6 घंटे में पढ़ सकता है, कोई 7 घंटे में पढ़ता है, और किसी की गति धीमी है, हो सकता है वो 8 घंटे में पढ़ता हो। आप भी जानते हो सभी की स्थितियां अलग अलग होती हैं। तो 6 से 8 घंटे यदि नियमित रूप से 3 महीने तक यदि ये तैयारी करे तो उसके ये प्रश्न बन सकते हैं। और सही मायने में कोचिंग का रोल यही है। यदि आप कोचिंग जो टर्म की जो बात करते हैं ना अपन, तो वो इसी का रोल है। हालांकि अपन जब क्लास की बात शुरू करते थे यहां से शुरू करते 0 से, और 0 से अपन पढ़ते हैं। आपको जो भी आता है अच्छी बात है, लेकिन अपन क्लास 0 से शुरुआत करते हैं और इस वाले पार्ट तक पहुंचते हैं। कितने प्रश्न हो गए? कितने? 105 से लगभग 105 से 110 प्रश्न ये हैं इस वाले पार्ट में। लेकिन आप ध्यान दें, 3 घंटे यहां पढ़े, 6 घंटे यहां पढ़े, कितने घंटे हो गए? 9। 8 घंटे यहां पढ़े, 4 घंटे यहां पढ़े तो 12। लगभग 10 से 12 घंटे विद्यार्थी यदि वो पढ़ता है तो आप ये समझ लें उसकी इतनी तैयारी हो गई इस वाले पार्ट की। और जब इस वाले पार्ट की तैयारी होगी उसके बाद भी आप देखें तो टॉप लेवल का जो पार्ट है, जब यहां देखेंगे तो आपके सामने कितने प्रश्न बच गए? लगभग 8 से 10 प्रश्न। 5-7 प्रश्न भी हो सकते हैं, 8 से 10 प्रश्न भी हो सकते हैं। और ये सबसे टॉप स्तर के प्रश्न हैं, सबसे कठिन स्तर के प्रश्न हैं। और इस वाला जो टाइम जो दुगना था, इस दुगने से अपन के यहां जो समय लगेगा वो 4 गुना लगेगा, नहीं 3 गुना। यहां जो समय कितना लगेगा? 3 गुना इस वाले पार्ट को तैयार करने के लिए। अब 3 गुना समय कितना होगा? 9 से 12 घंटे। और केवल 9 से 12 घंटे पढ़ेंगे जब प्रश्न कितने बनेंगे? ये छूट जाएंगे। और ये जब आप पेपर देने जाएंगे ना तो आपको लगेगा ये प्रश्न तो मेरे पढ़े हुए थे, लेकिन 2 आंसर तो निकाल लिया, 2 में से नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? आपने रिवीजन नहीं किया, आपने इसको दोहराया नहीं, आपने इसको पढ़ा नहीं दोबारा। एक बार पढ़ा, आपको ऐसा तो लगा पढ़ा था कहीं, इतना याद था, लेकिन ये नहीं पता एग्जैक्ट क्या है।
उसका कारण है कि आपने समय कहां दे दिया, इस वाले पार्ट, क्योंकि यहां समय कितना है 9 से 12 घंटे। अब सुने, विद्वान बनना है तो इसको पढ़ो, और स्कूल व्याख्याता बनना है तो इसको पढ़ो। अब ये आप पे तय है, क्योंकि ये पढ़ने का काम कौन करेगा, मैं करूंगा का आप, ये तो आपको करना है। अब मर्जी आपकी है कि विद्वान बनना है या फिर सिलेक्शन लेना है। हर विषय की एक लिमिट है, हर सब्जेक्ट की, हर एग्जाम की। इस एग्जाम की गहराई तक चीजों को पढ़ते हुए, तैरते हुए चलें। किसी भी टॉपिक में गहराई में उतरेंगे तो कोई गहराई का अंत नहीं है। और ये जो प्रश्न है ना, जो 8 से 10, ये प्रश्न वो हैं जो यूनिवर्सल समस्या है, ये किसी को नहीं आते, और ये हर पेपर में आते हैं और पहली बार आते हैं, और बिल्कुल नए प्रश्न होते हैं, और जब आ जाते हैं उसके बाद अपने को पता चलता है इनका आंसर ये है। ये प्रश्न मेरे लिए भी समस्याग्रस्त हैं, केवल आपके लिए नहीं है। कहीं आप समझ रहे हो कि आपके लिए ही है। अब की बार एक असिस्टेंट प्रोफेसर में एक प्रश्न आया था, आपने ध्यान दिया हो, दक्षिण अमेरिका में यूरोप महाद्वीप से कौन से देश से सबसे पहले प्रवास किया, स्पेन, पुर्तगाल, इस तरीके से ऑप्शन थे। जिस प्रश्न को आज तक हमने पढ़ा नहीं, उसका क्या आंसर दें, अपने पास कोई सोर्स नहीं है। किसी ने कहा कि इसका स्पेन है, मैं चलो स्पेन है, आप बताइए है क्यों, कारण तो होगा कोई। अपन बताते हैं कि ये वलित पर्वत बना, तो कैसे बना, इसका कारण तो है, तो भूगोल में कारण तो होगा उसका, कैसे आपने कह दिया। हो सकता है किसी ने विशेष रिसर्च किया हो इसके ऊपर, उस बुक में से उठा के दे दिया हो। तो ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके बारे में अपने को जानकारियां नहीं है, और ये यूनिवर्सल समस्या है। इन प्रश्नों को छोड़ दें, इस पे ध्यान नहीं दें। मैं आपके सामने एक प्रश्न रखूं, ऐसा ही प्रश्न, आपने नाम सुना हो, महारानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना, उसकी तलवार का क्या नाम था, पता है तो बताइए आप में से किसी को पता है, मैं बता दूं, मेरे को भी नहीं पता। हो सकता है कोई नाम हो तलवार का, लेकिन मेरे को भी नहीं पता है। मैंने तो केवल आपको केवल समझा, कभी आप समझ ले प्रश्न पूछ ले ज्ञान चेक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा केवल इतना उद्देश्य है कि आप शायद समझ गए होंगे ये प्रश्न अपने सब के लिए समस्याग्रस्त था। कोई संकट है क्या इसी प्रश्न से? मान लो पूरे जितने भी राजस्थान में एग्जाम दे, किसी से पूछिए ना, अब महारानी लक्ष्मीबाई की तलवार का क्या नाम है, आंसर मिलेगा क्या कहीं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में अपने को पता ही नहीं है। तो इन प्रश्नों को छोड़ दे, इनसे क्यों परेशान हो। विद्यार्थी क्या गलती करता है, वो ये तो पढ़ता है। अब जयपुर में आ गया तो जयपुर में एक कोचिंग तो है नहीं, यहां तो बहुत कोचिंग है, और हर कोचिंग के जो नोट्स हैं वो भी अलग अलग रंग के पन्नों में है, तो उसका मन ललचा जाता है। वो देखता है खुद का जो पढ़ता है ना वो तो कम लगता है। एग्जाम में भी आप देखो, विद्यार्थी को नहीं आए ना तो पड़ोसी को पूछेगा क्या है, वो कहेगा 2 नंबर वाला है, तो तुरंत समझ जाएगा सही कह रहा है। उसको नहीं पता है कि मेरे को नहीं आ रहा तो इसको भी नहीं आ रहा, वो वैसे ही कह दिया वो 2 नंबर, लेकिन लगता है कि ये सही कह रहा है, ऐसा अपने को लगता है, बल्कि ऐसा है नहीं। विद्यार्थी जब तैयारी करता है, सारे दिन तैयारी की, शाम की समय आपने देखा कि चलो खूब तैयारी कर ली, शाम का समय हो गया, देख आते हैं अपना जो पड़ोसी साथी मित्र है या सहेली है वो भी तैयारी कर रही, क्या पढ़ रही है, उसको भी देख लें कहीं आगे नहीं निकल जाए, रहता है। और आपने देखा समय भी शाम का, चाय भी उसी की ले लेंगे, पहुंच गए उसके कमरे पे जहां भी थे, आपको पानी पिलाया, चाय भी बनाई, आपने तुरंत उसकी किताब को उठाया जो पढ़ रहे थे या पढ़ रही थी, आपने देखा और उसके 4 पेज उल्टे, 4 बाद एक प्रश्न ऐसा मिला जो आज तक आपने नहीं पढ़ा, लेकिन आपके मन को लगा कि ये तो आ सकता है, ये प्रश्न तो आ सकता है। इतनी देर में चाय भी बन के आ गई, आप चाय पी और तुरंत उठे और पहुंचे टोंक फाटक, और जो उसके देख लिया तो उस गाइड पे लिख क्या रखा है, किस नाम की है, गाइड खरीद ले। कुछ दिन आके उसको पढ़ा, 10, 5, 15 पन्ने, फिर आपने देखा
बहुत सी जानकारी थी, एक दो ही था, बाकी जानकारियां तो मेरे वाली किताब से मिलती जुलती हैं। उस किताब को उठा के रख दिया। कुछ दिनों बाद फिर किसी और साथी के जाना हुआ, और वहां जब उसकी किताब को उठा के देखा तो 2 प्रश्न मिल गई जो आज तक नहीं पढ़े थे। अब चाय पी के फिर उठे और फिर कहां पहुंचे, और किताब ले आए। अब सुने, कम किताब पढ़ें लेकिन उन्हीं किताबों को बार बार पढ़ें। ये सफलता का सूत्र है। किसी साथी या मित्र के कमरे पर बहुत सी किताबों को देखकर डरे नहीं। उससे ज्यादा किताब तो बुक डिपो वाले के पास है कि नहीं है? यदि किताबों की संख्या को, स्कूल लेक्चरर के लिए बिल्कुल ओरिएंटेड किताब है। मैं कह रहा हूं कक्षा 11-12 की एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें पढ़ लें, और यदि आपने किसी गाइड से आपने ठीक चयन करके पढ़ा है और उसके पुराने गाइड के इतिहास को जाना है, ये बहुत जरूरी है, और आपने देखा है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ठाक है तब भी चलेगा। और यदि इतना ट्रैक रिकॉर्ड है तो मैं कहता हूं 11वीं 12वीं और क्लास नोट्स पढ़ लें, और जो क्लास टेस्ट हैं और टेस्ट सीरीज हैं उनसे यदि आप अच्छे ढंग से तैयारी कर लें तो स्कूल व्याख्याता तो बना जा सकता है। ये तो इतना पाठ तो हो सकता है, लेकिन ये आपको रुकना पड़ेगा इस वाले पाठ से, क्योंकि ये आपको परेशान करेगा, ये बार बार करेगा। हर विद्यार्थियों को रहता है कि और गहराई में चले जाएं, और गहराई में चले जाएं। ये तो अपने केवल एक सब्जेक्ट की बात की है। ये आपका चाहे फर्स्ट पेपर है चाहे अपना सेकंड पेपर है, सभी के ऊपर लागू होता है। तो क्या अपन रोक सकते हैं कि यहां तक? ये 8-10% तो आएंगे आपको ऐसे ही। अच्छा, अपने को क्या लगता है 150% आते अपने सेकंड पेपर में, जिसमें 120% तो भूगोल के हैं और 30% मनोविज्ञान के हैं। विद्यार्थी क्या देखता है कि 150 में से कितने करूंगा, 130 तो कर ही दूंगा, उसको ऐसा लगता है ना। मैं कहता हूं कि दोनों पेपर का, भूगोल के चाहे कैसा भी पेपर आ जाए, कितना भी सरल स्तर का पेपर आ जाए, आप 300 अंकों का टारगेट बना लें। जो सरल स्तर का प्रश्न है वो आपको एग्जाम में मध्यम स्तर का नजर आएगा, वहां धुंधला दिखने लग जाता है, मस्तिष्क भी सोचने लग जाता है। यहां के जो हॉल की स्थितियां हैं वो एग्जाम हॉल की नहीं होती हैं, और जो मध्यम स्तर का है ना वो कठिन स्तर का दिखने लग जाता है। उस एग्जाम वाले स्तर में जब आप जाके सोचोगे और उसी पेपर को आपने 3-4 बार पढ़ लिया तो आपको लगेगा ये तो आ ही रही थी, लेकिन ये इसलिए आ रहे हैं कि इसको आपने 5-4 बार पेपर को पढ़ लिया। जब पहली बार पढ़ेंगे वही एग्जाम देख के आ जाएंगे। आप इस वाले पार्ट्स में, मैं कहता हूं भूगोल में 120 में से यदि 100+ विद्यार्थी करता है तो मैं ये मानता हूं उसका अच्छा स्कोर है भूगोल में। मैं नहीं कहता 120 में से 120% आ जाएं, मैं कहता हूं 105 से 110% यदि क्लास नोट्स में आ जाएं, पिछली जैसे 3 भर्तियों में रहा है ट्रैक रिकॉर्ड, उस दृष्टि से यदि इतने आ जाते तो बहुत प्रसन्न है। और यदि 110 भी आए, 105 भी आ जाएं, 2, 4, 5, 7% तो उसमें से भी आपसे नहीं होंगे। उसके बाद भी यदि आप 100 के आसपास हैं और इस 30 में से यदि आप 10 से 15 भी कर लें तो भी ठीक है। 10 से 15 का मतलब कितने % हो गए? 115। ये तो एवरेज है, इतना तो हो सकता है। हालांकि ऐसे विद्यार्थी भी थे जिन्होंने 30 में से इस बार 25% भी किए हुए हैं, और ऐसा विद्यार्थी भी आपके बीच में आ चुका है जिसको केवल 6% हुए थे। आपके बीच में आ चुका है मोनू यादव, जिसके मनोविज्ञान में केवल 6% सही थे, और सुरेंद्र यादव के आपको ध्यान हो तो 22 से 23% सही थे, जो आपके सामने चयन हो चुका है ऐसे एग्जाम्पल। तो मैं ये मानता हूं 10-15 तक भी आते हैं। तो इस वाले पार्ट में आप देखें तो कितने बन गए, लगभग 110 से 115%। हालांकि पिछली बार 17वीं रैंक पे दीपा चौधरी थी, उसके इस वाले पेपर में
245 अंक हैं सेकंड पेपर में, यानी 245 का मतलब कितने प्रश्न हो गए? 122 के आसपास भी है। और जो फोर्थ रैंक पे थे नरेश पवार जी, उनके 225 अंक हैं। जिनकी फोर्थ रैंक है उनके 225 हैं, जिनकी 17वीं रैंक है उनके 245 हैं। इसका मतलब कहीं फर्स्ट पेपर में अंतर रहा है। जिसके 225 थे उसके फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छे अंक थे, इसलिए उनकी रैंक फोर्थ आ गई। तो यदि इस वाले पार्ट पे इतने प्रश्न करते हैं तो फर्स्ट पेपर के अंदर लगभग मैं कहता हूं 40 से 50 प्रश्न के बीच में हो। हालांकि अब की बार जिन विद्यार्थियों का चयन हुआ उनका एवरेज था 35 से 45। एवरेज कितना था? 35 से 45 के बीच में था, उनका चयन हुआ है। जैसे आपके सामने मोनू के आप देखें तो 39 ही थे, सुरेंद्र के 42 ही थे, अक्षय के शायद 34-35 प्रश्न ही थे जो आपके बीच में आ चुके हैं। और यदि ये 40 से और 50 बनते हैं और यहाँ 110 से 15, तो टोटल प्रश्न कितने हो गए? कितने हो गए? प्रश्नों की संख्या 150 से 160 के बीच में। और 150 प्रश्न का मतलब कितने अंक हो गए? 300। और 300 यदि अंक का लक्ष्य है, श्योर सिलेक्शन है, इसका टारगेट लेके चले। यदि आपको सफलता स्कूल व्याख्याता भूगोल में 300 अंकों का आपका टारगेट है तो आप निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। और यदि आपको इस वाले पार्ट में भूगोल में 100 से ऊपर जाना है, इसमें 100 से ऊपर जा सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए जो पीजी की यूनिट हैं, जो कार्टोग्राफी है, जो स्टैटिक्स है, जो थॉट है, इस वाले पार्ट को जो विद्यार्थी अच्छा करेगा वो इस वाले पार्ट को 110 तक भी ले जा सकता है। ये वो पार्ट है जो आपके परंपरागत एग्जाम का पार्ट नहीं है। भारत का भूगोल, भौतिक भूगोल, राजस्थान का भूगोल सब एग्जाम में आता है। आता है कि नहीं आता? लेकिन कार्टोग्राफी सभी एग्जाम में नहीं आती, स्टैटिक्स सभी में नहीं आती, थॉट सभी में नहीं आता, पीजी की यूनिट के कुछ पार्ट हैं वो सभी में नहीं आते। और ये जो चिन्हित पार्ट हैं, इन पार्ट को यदि आपने अच्छे ढंग से तैयार किया है तो मैं मानता हूं आप 100 से भी बढ़ के 110 तक भी जा सकते हैं। आपने देखा हो नरेश पवार की अब की बार जो अंक थे वो 357 अंक हैं, जिसकी फोर्थ रैंक है। 357 अंक का मतलब उसका टारगेट देखिए कहां पहुंचे। तो आप भी ऐसा एम लें, खुद पे विश्वास करें। आपको लग सकता है अभी आपको, आप ये देखते होंगे कि जब अपन पूछते हैं जो सिलेक्शन हो जाता है उससे, भाई आपने क्या पढ़ा, उनसे एक बार जानकारियां भी ले। अच्छा, उसी से पूछते हैं फिर कब पढ़ता था, सुबह पढ़ता था कि शाम को पढ़ता था, रात को पढ़ता था कि दिन में पढ़ता था, बोल बोल के पढ़ता था कि मन ही मन में पढ़ता था। बिल्कुल भी कॉपीराइट नहीं करें। आप अपने आप में यूनिक हो, आप में सारी क्षमताएं हैं, सारी योग्यताएं हैं। वो किस तरीके से पढ़ते थे इसका कोई संबंध नहीं है। आप कैसा पढ़ते, हो सकता है किसी ने कहा कि सुबह सुबह बहुत अच्छा रहता है याद करने में, सुबह उठा पता चला 1 घंटे से छींक आ रही है, रुकी नहीं रही है, तो रहने दो। किसने कहा है कि सुबह पढ़ें? भाई आपका जो स्वास्थ्य के अनुकूल है, आप रहने जहां रह रहे हो उसकी क्या परिस्थिति है, उस क्षेत्र की क्या परिस्थिति है, आपकी जो तैयारी की क्या स्थिति है, कोचिंग का समय क्या है, आप उसको मैनेज करें। जब आपको उपयुक्त लगता है उसके अनुसार पढ़े। लेकिन इतना जरूर है, एक बार हर चीज को अपने हाथ से जरूर लिखना। हाथ से लिखने का मतलब हस्तलिखित नोट स्वयं का होना चाहिए। क्या करते हैं अपन, जैसे ले आते हैं ना गाइड, आज तक आप जितने गाइड खरीदिए सारे पन्ने पढ़े हैं क्या उसके? कोई ऐसी किताब ले आई और जो आपने पहले पन्ने से लास्ट वाले पन्ने तक पढ़ दिया हो, ऐसी कोई किताब आपने ले आए? ऐसा किसी से कोई नोट्स लिए कि ये आरएस के लिए सारे नोट्स हैं और ये पहले पन्ने से पढ़ने लगे ना अंतिम तक मैंने पढ़ दिया है? नहीं होता है ऐसा।
मन रहता है कुछ दिन आके फोटोकॉपी करवा लूं, जल्दी से जल्दी करवा लूं और लाकर इसको अलमारी में रख लूं, बस ये दिखता रहे कि रखा है, इससे ज्यादा कोई नहीं है। 11वीं 12वीं की बुक कौन सी है, उनका नाम क्या है? किसी भी बुक डिपो पे जाएंगे, कक्षा 11 12 की पुस्तकें मांगना। कक्षा 11 में भौतिक भूगोल और भारत का भौतिक पर्यावरण, ये 2 पुस्तकें हैं। कक्षा 12 के अंदर मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था, इस नाम से ये पुस्तकें हैं। कोई भी आप बुक मांगोगे बुक डिपो पे तो वो आपको दे देगा। इसके साथ कक्षा 11 और 12 की एक एक बुक प्रायोगिक प्रैक्टिकल की बुक भी है, और वो प्रायोगिक भी जो टेक्स्ट बुक है उसी को लेना, वर्क बुक नहीं लेना। एक तो वर्क बुक आती है जिसमें बच्चे काम करते हैं, वो लेने की आवश्यकता नहीं है। जो टेक्स्ट बुक है वही किताब ले। तो एक ही किताब उनकी है। इस तरीके से 3 11वीं की है और 3 12वीं की है। और बताइए किसी का कोई प्रश्न हो? भूगोल के लिए आज तक न तो मैंने किसी विद्यार्थी को कहा है कि कोई गाइड ले, न मैंने सलाह दी है और न मैंने किसी गाइड को देखा है। और आपको भी यही सलाह है, भूगोल के लिए कोई गाइड लेने की आवश्यकता नहीं है। भूगोल का जो पाठ्यक्रम है अलग अलग जगह पार्ट में बिखरा हुआ है, वो सारा पाठ्यक्रम का बहुत ही गुड मटेरियल अपने लिए अपने क्लास नोट्स में है। उसके अलावा आपके पास समय है तो इसको पढ़ें, जो 11वीं 12वीं की। फिर भी आपके पास समय है तो भौतिक भूगोल सविंदर सिंह की पढ़ सकते हैं। उसमें भी आप देखेंगे तो भू आकृतिक विज्ञान अलग आता है, जलवायु विज्ञान DS लाल की आती है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल भौतिक भूगोल सविंदर सिंह का पढ़ सकते हैं, और उस किताब में भी वही पढ़ना जो अपने पाठ्यक्रम का पार्ट है। किताब बहुत मोटी है, कहीं पहले पन्ने से पढ़ने लग जाएं। वही पढ़ना है जो अपने पाठ्यक्रम का पार्ट है। इसमें भी वही पढ़ना है जो पाठ्यक्रम का पार्ट है। कुछ ऐसा भी पार्ट है जो पाठ्यक्रम का पार्ट नहीं, उसको नहीं पढ़ना। इसमें आपको एक उदाहरण देता हूं। कक्षा 11 की पुस्तक में लिख रखा है जिसमें प्राकृतिक आपदाएं, अपने पाठ्यक्रम में भारत में प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा और भूस्खलन, आप देखना आपके सिलेबस में ये 3 नाम हैं। जबकि उसमें क्या दे रखा है, सुनामी भी है, भूकंप भी है, चक्रवात भी है, और भी प्राकृतिक आपदाएं हैं। लेकिन अपने को उन आपदाओं को नहीं पढ़ना। उनको पढ़ेंगे तो अपने लिए नई आपदा आ जाएगी, क्योंकि अपना जो पार्ट फर्स्ट पेपर है वो मुश्किल हो जाएगा। जो अपन इस वाले पार्ट की बात करें, अपने को वही पढ़ना है जो अपने पाठ्यक्रम का पार्ट है। साइको की बुक बताएं। साइको की बुक अभी जनवरी के महीने में आ रही है, डॉक्टर लक्की आहूजा मैडम की, और जो अपने पारिक जी है आपके बीच में आ रहे होंगे साइकोलॉजी वाले पार्ट में, उन दोनों की पुस्तक है। तो जनवरी में बता रही हैं, स्पेशल स्कूल लेक्चरर के लिए वो किताब निकाल रही हैं। तो तब तक वेट करें, तब तक भर्ती भी आ जाएगी और पुस्तक भी आ जाएगी। किसी का कोई प्रश्न हो, कैसा भी हो, बिल्कुल खुला सेशन है। किसी भी विद्यार्थी का किसी भी स्तर का कोई प्रश्न है तो आप रखें। फर्स्ट पेपर का बेहतर तरीका यही है, फर्स्ट पेपर के सिलेबस की कोई किताब नहीं है। है क्या कोई किताब? हिस्ट्री अलग है, पॉलिटी है, राजस्थान की ज्योग्राफी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो आप इसमें पढ़ ही लेंगे उस वाले पार्ट की जगह। साइंस है, इतना बड़ा पार्ट है, उसके लिए कौन सी किताब अलग से लें? ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें इतना ज्यादा वेरिएंस है, इतनी ज्यादा विविधता है, और उसके नोट्स बनाने में अपने को हो सकता है 6 महीने तो उसी में लग जाएं। तो समय को आप देखते हुए सबसे बेहतर तरीका यही है आप फर्स्ट पेपर को ज्वाइन करें। लगभग जो आप 3 घंटे जहां सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो 3 से 4 घंटे फर्स्ट पेपर पढ़ें, तो उसका एक खाका तैयार हो जाएगा आपके मस्तिष्क में, और क्या पढ़ना है उसका मैटर भी तैयार हो जाएगा। स्कूल मैनेजमेंट का सारा बिखरा हुआ पार्ट है, कोई किताब ही नहीं है। उसको तो संकलित करके आपको एक एक बिंदु से आपके सामने एस यादव जी लेके आएंगे कि ये पार्ट इस तरीके से अपने को तैयार करना है।
और आपके बीच में जितने भी आए सब ने आपने ध्यान दिया हो, स्कूल मैनेजमेंट में 15 में से 13 से कम किसी ने नहीं किए। 15 में से 13 तो यही हो गई। किसी को इंग्लिश आती नहीं है, इंग्लिश के नाम से ही अकाल आ जाता है, तो कुछ तो वैसे इंग्लिश को नहीं पढ़ते। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनसे बहुत अच्छे अंक आ सकते, जैसे करंट अफेयर्स। सुरेंद्र जी ने कहा करंट अफेयर्स मेरे 10 में से 8 सही थे, तो ये पार्ट अच्छे हैं जो अपन लास्ट में क्लास में भी करवाते हैं। तो सबसे बेहतर पार्ट यही है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो ही अच्छे ढंग से बेहतर तरीके से बता सकता है। याद करने के बाद भूल जाते हैं, ये तो बहुत अच्छा है। याद करने के बाद नहीं भूलें तो जीवन कठिन हो सकता है। जीवन में कई इतनी घटनाएं होती हैं, यूं करते हैं जल्दी भूल जाए इसको, है कि नहीं। जीवन में कई गलतियां होती हैं तो पीछा नहीं छोड़ती हैं। भूलना भी बहुत जरूरी है। और आप ये समझ लें, यदि कोई चीज याद करने के बाद आपको लगता है कि भूल रही है, इसका मतलब उसको कभी याद किया है, तो याद है। और जब जैसे ही वो प्रश्न आएगा ना, तो तुरंत मस्तिष्क से तुरंत अलार्म बजेगी, कहा इसका आंसर ये बनेगा। अच्छी बात है ये, तो इससे डरे नहीं, ये तो ठीक है। भूल क्यों जाते हैं, ऐसा नहीं है। और किसी का कोई प्रश्न, कैसा भी आपका प्रश्न है तो रखें, फिर अपन शुरुआत करते हैं। ऑनलाइन क्लास में ओशनियोग्राफी की क्लास, क्या प्रैक्टिकल की टेक्स्ट बुक की पिक सेंड करें। प्रैक्टिकल की टेक्स्ट बुक किसी भी बुक डिपो पे जाकर ले ले, 11वीं 12वीं की प्रैक्टिकल की बुक, नाम लेंगे तो दे देंगे। टाइम नहीं मिलता सर, स्कूल जाना पड़ता है। अच्छी बात है, स्कूल जाते रहिए, जरूरी है ये तो। अच्छा, आपको लगता है कि अपन बिल्कुल फ्री हो जाएं तो अच्छा काम कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। कोई ऐसा सोचने लग जाए मेरे को 24 घंटे बिल्कुल फ्री कर दें, नहीं। हर चीज को मैनेज करना है। अच्छा, सबकी परिस्थिति आपकी अलग है, परिस्थिति मेरी अलग है, नरेंद्र मोदी जी की परिस्थिति अलग है। उनके सामने उनके स्तर के चैलेंज है, आपके सामने आपके स्तर के चैलेंज है, मेरे सामने मेरे स्तर के चैलेंज है। आपको कैसे अच्छे ढंग से पढ़ाऊं, कैसे स्कूल का भी ध्यान रखूं, मेरे लिए वो भी चैलेंज है। तो सारी सबके स्तर अलग अलग हैं। टेस्ट ऑनलाइन वालों के लिए भी रखें, केवल पीडीएफ नहीं। अभी पीडीएफ ही रहेगा पूनम राठौर जी, जब तक क्लास टेस्ट होंगे वो पीडीएफ में रहेंगे। जब क्लास टेस्ट के बाद जब टेस्ट सीरीज रहेगी, वो वास्तव में टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में रहेगी। लेकिन जब टेस्ट सीरीज रहेगी तो उस समय ऑफलाइन वाले बच्चे को हार्ड कॉपी मिलेगी और ऑनलाइन वाला केवल दे सकता है, रिजल्ट देख सकता है, उसको हार्ड कॉपी नहीं मिल पाएगी उस समय। उस टेस्ट में ऐसी प्रक्रिया है। नहीं, मैं वैसे टेस्ट डालने लगूंगा फिर कहोगे कि हार्ड कॉपी नहीं मिल रही, उसमें मुश्किल हो जाएगा। चलिए शुरुआत करें। तो आगे किसी का कोई प्रश्न? पड़ोसी को देख के नहीं पूछते हो कि ये क्यों पूछ लिया। आपके प्रश्न बहुत जरूरी हैं और आप में जो भी जैसी भी जिज्ञासा होती है उसको जरूर पूछना है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको भूगोल आता है, अच्छी बात है, लेकिन अपन जो शुरुआत करेंगे वो 0 से शुरुआत करेंगे। सिलेबस को ठीक ठीक ढंग से डिफाइन करें, उसमें क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है उसके बारे में उतना ही पार्ट अपन उसको पढ़ें। फर्स्ट पेपर पे विशेष फोकस करें। बहुत से विद्यार्थी ये बार बार आके कहा है, अब जो गलतियां हो गई आगे उनके लिए अगला चांस आ गया, कहीं ऐसा नहीं हो कि अपन जो गलती करें
और पता चले अगली बारी चांस में आ जाए। डिप्रेशन बहुत रहता है, तनाव तो सबको होता है, कभी कभी रहता है, रोजाना रहे तो डॉक्टर को दिखाओ। पर कभी कभी तो हो सकता है तनाव, कभी कभी तो हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूअस रह रहा है तो इसका मतलब कोई दिक्कत है। हैं? परीक्षा के दिन तो देखो वो तो उस दिन तो है ही, स्ट्रेस है, डिप्रेशन तो खराब है, यानी तनाव है सही मायने में। और देखिए मैं आपको प्रयास ये करें, हालांकि मैंने खूब अच्छे ढंग से देखा है, एग्जाम हॉल एग्जाम ही होता है, चाहे कैसा ही विद्यार्थी हो उस पर भी निश्चित रूप से तनाव रहता है। कोई ये कहे ना मेरे ऊपर नहीं है, ऐसा नहीं है, उस पर भी तनाव है। और आप ये प्रयास करें, एक चीज को ध्यान रखें, आप जैसे हो इससे बुरे तो हो नहीं सकते। यदि आपने बहुत अच्छा एफर्ट्स किया उस एग्जाम में और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तो अपना जीवन बदल सकता है। तो जैसे हैं इससे बुरे तो होंगे नहीं। और यदि अच्छा प्रयास किया और उस एग्जाम में अच्छी अपने रणनीति से कार्य किया तो अपना जीवन बदल सकता है। तो बेस्ट एफर्ट्स करें, अपन तो बढ़िया प्रयास करें। चलिए शुरुआत करते हैं और हेडिंग लिखें। हाँ, चेंज कर दें।